देखिए, इस फेज में हम उन एनक्लोज्ड एनाटॉमिकल रीजन्स यानी कंपार्टमेंट और स्पेसेस को समझेंगे जो डीप फेसिया के थ्रू बनते हैं। डीप फेसिया एक मजबूत कवरिंग होती है जो मसल, नर्व्स और ब्लड वेसल को अलग-अलग कंपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज करती है। ये कंपार्टमेंट्स क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स टाइटली पैक्ड रहते हैं और यहाँ पर होने वाली पैथोलॉजी जैसे कि स्वेलिंग या इन्फेक्शन सीधे फंक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाती। फेशिया असल में एक थैली के जैसे होती है जो कुछ स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करके रखती है और उसको कवर करती है। ये कंपार्टमेंट्स क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं, इसलिए इनके अंदर एक्सपेंशन की जगह काफ़ी कम होती है। अगर किसी कारण से अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे ब्लीडिंग या स्वेलिंग, तो यह प्रेशर वेसल को कंप्रेस कर देता है, जिससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसी कंडीशन को कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोला जाता है, जो अनट्रीटेड रहे तो टिश्यू डैमेज तक कर सकता है। पहले होते हैं इंट्रामस्कुलर कंपार्टमेंट्स। ये लिम्स के अंदर ऐसे रीजन्स होते हैं जो डीप फेशिया के थ्रू अलग होते हैं और जिसमें मसल्स, नर्व्स और वेसल्स एक साथ रहते हैं। अपर लिम्बिक कंपार्टमेंट फंक्शनल बेसिस पर डिवाइड होते हैं। आर्म में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट जो फ्लेक्सर ग्रुप होता है, जो मेनली फ्लेक्शन मूवमेंट को करता है, और दूसरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो एक्सटेंसर ग्रुप होता है और एक्सटेंशन मूवमेंट को अलाउ करता है। इसी तरह फोरआर्म में भी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर मसल्स जनरली एक जैसे फंक्शंस करते हैं और उनके साथ स्पेसिफिक नर्व्स और वेसल्स भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलते हैं। इससे बॉडी में मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट रहती है। कंपार्टमेंट्स मसल को उनके फंक्शंस के अनुसार ग्रुप करते हैं और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, जिससे कि मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड रहती है। देखिए, अगर किसी इंजरी या स्वेलिंग के कारण कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट को पेन फील होने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है और अगर प्रेशर ज़्यादा सीवियर है, तो टिश्यू नेक्रोसिस यानी कि टिश्यू डैमेज भी हो सकता है और इसी को कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। क्यूबिटल फोसा एल्बो के सामने की तरफ मौजूद एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है, जो क्लिनिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई इम्पोर्टेंट वेसल्स और नर्व्स गुजरते हैं। यह एरिया डॉक्टर्स के लिए प्रोसीजर्स जैसे कि ब्लड सैंपल के लिए एक की साइट होता है। इसके बाउंड्रीज को समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, लेटरल साइड पर ब्रेकियोरेडियलिस मसल, मेडियल साइड पर प्रोनेटर टेरिस और ऊपर की तरफ दोनों एपिकोंडाइल्स को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन होती है। इसका फ्लोर ब्रेकियलिस और सुपिनेटर मसल से बनता है, जबकि ऊपर की कवरिंग रूफ स्किन और फैसिया से बनी होती है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके कंटेंट्स, जिसको याद रखने के लिए TAN नेमोनिक्स का यूज़ किया जाता है। अरेंजमेंट हमेशा लेटरल से मीडियल डायरेक्शन में ही होती है। टी से टेंडन यानी कि बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन, ए यानी आर्टरी यानी ब्रेकियल आर्टरी और एन यानी नर्व मेडियन नर्व। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होता है मीडियन क्यूबिटल वेन, जो रूफ में पाया जाता है और क्लिनिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। क्यूबिटल फोसा वेनिपंक्चर यानी कि ब्लड लेने के लिए सबसे कॉमन साइट होती है, क्योंकि मीडियन मीडियन क्यूबिटल वेन सुपरफिशियल
फ्लेक्स्ड और रिलेटिवली सेफ होती है। अगर नीडल इसकी डीप चली जाती है तो नीचे मौजूद ब्रेकियल आर्टरी या मीडियन नर्व को डैमेज होने का खतरा रहता है। क्यूबिटल फोसा क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर वेनिपंचर यानी कि ब्लड निकालने के लिए। इस रीजन में मौजूद मीडियल क्यूबिटल वेन सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है। इसका कारण ये है कि यह वेन सुपरफिशियल यानी कि सरफेस के पास होती है, इसलिए आसानी से दिखाई देती है और एक्सेस की जा सकती है। साथ ही यह रिलेटिवली फिक्स्ड पोजीशन में रहती है, इसलिए नीडल लगाते समय स्लिप नहीं करती। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके आसपास मेजर नर्व्स कम होते हैं, इसलिए यहाँ नर्व इंजरी का रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है।